हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन के बारे में लेके डिस्कस करेंगे, जो कि विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन का जो क्रमांक है वो 61 से लेके 90 के बीच में है, यानी कुल मिला के 30 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। बिंब का मतलब होता है वस्तु। कैसा होता है? पहला, आभासी, सीधा, रंगीन और छोटा। दूसरा, वास्तविक, सीधा, रंगीन और छोटा। तीसरा है वास्तविक, उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा। चौथा है वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। तो किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? वह होता है वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा बनेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 61 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। समूह ए बी सी डी इसमें पुंकेसर के भाग और स्त्रीकेसर के भाग दिया है। तो जिस समूह में पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भाग सही सही दर्शाए गए वह है, तो कौन सा भाग में पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भाग को सही सही दर्शाया गया है? तो इसमें देखेंगे तो ए वाले में पुंकेसर के भाग जो है परागकोश तंतु हैं, स्त्रीकेसर के अंडाशय, वत्रिकाग्र और वर्तिका है। तो ए वाला इसका सही है समूह, यानी पहले का 62 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि पहला, इस मूसला जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। दूसरा, मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है। तीसरा है रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है। चौथा है रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? 63 का चौथा हो जाएगा, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास होता है। नेक्स्ट आते हैं 64 पर, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख में अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है क्या है? घड़ियाल, मगरमच्छ, ऑक्टोपस, अष्टभुज, कछुआ, स्टारफिश, तारामीन। तो ये किस जंतु में ये विशेषता पाई जाती है? वह स्टारफिश यानी तारामीन में पाई जाती है। 64 का चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 65, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहतांत की लंबाइयों का अनुपात है 8:1, 5:1, 1:5, 1:8। तो कितना अनुपात होता है? वह होता है 5:1 का अनुपात होता है, यानी 65 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 आते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 96.8 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा सही है मानव शरीर का तापमान दोनों मापक्रम पर? तो ये पहला इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आते हैं 67, निम्नलिखित में से ऊष्मा का के कुचालकों का समूह चुनिए। तो ऐसे समूह चुनना जो ऊष्मा का कुचालक हो, तो कौन सा इसमें होगा? वह पहला होगा, वायु, जल और प्लास्टिक। तो इस तरह से पहला विकल्प सही होगा। 68 है, समुद्र समीर का कारण है। पहला, दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। दूसरा, दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। तीसरा, रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। चौथा, रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो 68 का सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? वह होगा पहला होगा कि दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। 68 का पहला ऑप्शन सही होगा। 69 है, आपके पास 3 परखनलियों ए, बी और सी में फिनाइलथिलीन विलयन है। परखनली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में अशुद्ध जल की 2-3 बूंदे प्रत्येक परखनली में डालने के बाद तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन में रंग का परीक्षण करें तो यह पाएंगे कि इन परखनलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। तो किस प्रकार के रंग रहेंगे उसमें? तो ए में रंगहीन रहेगा, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन, यानी 69 का पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 70 है, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि पहला नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। दूसरा, नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तीसरा, लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। चौथा, नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 70 का सही ऑप्शन कौन सा आएगा? दूसरा इसका होगा कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारीय गुण होता है, तो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट आते हैं 71 प्रश्न। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात प्रेक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन जाती हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम है। तो इसका क्रम देखा जाएगा, सही क्रम इसका क्या होगा? मृदा को जल में घोलने के बाद, तो सही क्रम इसका चौथा विकल्प इसका सही होगा कि पहले बजरी रहेगी, फिर इसके बाद बालू, फिर मृतिका, फिर जल, फिर ह्यूमस, यानी 71 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 72, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? दोमट और बलुई मृणम में, बलुई और मृणम में और दोमट। तो गेहूं और चने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए मृणम में और दोमट होनी चाहिए। 72 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 73, जब कोई कांपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है कांपर सल्फेट, कांपर हाइड्रोक्साइड और कांपर सल्फेट का मिश्रण, कांपर कार्बोनेट और कांपर सल्फेट का मिश्रण, कांपर कार्बोनेट और कांपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा होगा, कांपर कार्बोनेट और कांपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। 73 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं 74 है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो किस में मापा जाता है इसको? किलो जूल प्रति किलोग्राम में नापा जाता है, यानी 74 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 75 है, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कार्यांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। क्या हो? कैल्शियम, ऑक्सीजन, आयोडीन, खनिज। किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? आयोडीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए टैडपोल के लिए, यानी 75 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 है, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? सीएनजी, डीजल, एलपीजी, पेट्रोल। तो किसका ईंधन मान अधिक होता है? वह तीसरा है, एलपीजी का। 76 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 77 है, वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग 0.1%, 1%, 21%, 78%। तो कितनी प्रतिशत होती है? वह 1% होती है, यानी 77 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 78 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। तो कौन सा इसमें होगा?
तो इसमें कौन सी है जो मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि है इसमें? तो ये 78 का सही विकल्प से में आएगा अग्नाशय। 78 का कौन सा ऑप्शन से होगा? दूसरा वाला, अग्नाशय। 79, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा है? वह घर्षण बल है, यानी 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। 80 है, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही? एड्रीनल, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। तो कौन सी ग्रंथि अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है? थायराइड, यानी 80 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 81, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो पढ़ाते हैं को पहला बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान के विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। तीसरा, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। चौथा है, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए विज्ञान शिक्षण में। तो कैसा होना चाहिए? वह बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, यानी तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा 81 का। नेक्स्ट आते हैं 82, मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीकों के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। पहला कि बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। दूसरा, बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएं। तीसरा, मापनीय बेलन के अल्पतमांक न्यूनतम मान को लिखिए। चौथा, बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। बताए गए उद्देश्यों के लिए निम्न में कौन सा चरणों का सही क्रम है? तो मापनीय बेलन के प्रयोग के लिए इसका क्रम कौन सा सही है इसमें? तो देखेंगे तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा कि पहले कौन सा होगा? तीसरा प्रक्रिया होगी, फिर चौथी होगी, फिर इसके बाद दूसरी, फिर पहली, यानी इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट है 83, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? पहला, दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति। दूसरा, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। तीसरा, गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तरी पद्धति। चौथा, गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। यानी 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। 83 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 84 प्रश्न, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? पहला, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। दूसरा है साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना। तीसरा है विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना। चौथा है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो 84 का इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन पहला सही होगा कि प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। नेक्स्ट आते हैं 85, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? पहला, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। दूसरा, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने। तीसरा, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने। चौथा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। तो इसमें 85 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
पहला ऑप्शन सही होगा। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। नेक्स्ट आते हैं 86। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि पहला, उसे सार्थक और वैज्ञानिक पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। दूसरा, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखे। तो इसमें 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही होगा कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है 87। कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? पहला, संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। दूसरा, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। तीसरा, अच्छा गृह कार्य करवाकर। चौथा, विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। तो 87 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 87 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। नेक्स्ट आते हैं 88। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को पहला, विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। दूसरा, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। तीसरा, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। चौथा, वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो रचनावाद का अर्थ शब्दावली जो है रचनावाद के लिए बच्चों ने सही विकल्प इसमें कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा दूसरा सही होगा कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 89 प्रश्न। अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं है का निष्पादन करने के लिए कहती है। पहला क्या है? कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। दूसरा है, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तीसरा, लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। चौथा है, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। यानी विद्युत चुंबक निर्माण की ये 4 प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है। तो ये वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किए जाने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो इन चारों में से क्रम पहचानना है। विद्युत चुंबक बनाते समय, उसका निर्माण करते समय क्या किया जाता है इसमें? तो इसमें पहले क्या करते हैं कि तीसरी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर चौथी अनुक्रिया कराया जाता है, फिर उसके बाद पहला वाला किया जाता है, फिर इसके बाद लास्ट में दूसरा वाला किया जाता है। यानी इस तरह से पहले पर कौन आएगा? तीसरा आएगा। तो इस तरह से विकल्प दूसरा वाला सही हो जाएगा। 89 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 90 है कक्षा 90 लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति को उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? पहला, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति। तीसरा, विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। चौथा, बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। तो इसमें कौन सा उदाहरण गलत है ये पहचानना हम लोगों को। तो इसमें पहला उदाहरण गलत है कि गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। तो वो स्थिर अवस्था में रहता है तो वो गति नहीं रहता, यानी 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।